नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। स्वागत है आपका मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर, जहां हम अखंड भारत के इतिहास और उसकी प्राचीन सभ्यताओं के सागर में डुबकी लगाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे अखंड भारत का इतिहास और उसकी प्राचीन सभ्यताएं। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक सफर। हमारी यात्रा शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो भारत की सबसे पुरानी झांत सभ्यता है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे शहर, जहां विशाल स्नानागार, अन्न भंडार और सुनियोजित गलियां हमें उस समय की वैज्ञानिक सोच और उन्नत जीवन शैली की याद दिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक जाल भी काफी विशाल था, जिसके प्रमाण हमें मेसोपोटामिया तक मिलते हैं। ये दर्शाता है कि भारत उस समय दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ था। पशुपतिनाथ की मोहरें और नृत्य करती मूर्तियां उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक झलक दिखाती हैं। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक उन्नत और समृद्ध भारत की तस्वीर दिखाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आते हैं वैदिक काल में, जिसका नाम पड़ा वेदों से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके विचारों और उनकी आस्थाओं की जानकारी देते हैं। यह काल था आर्य सभ्यता के विस्तार का। वैदिक काल में हमें गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का ज्ञान मिलता है, जो आज भी लाखों लोगों द्वारा जपा जाता है। इस काल में योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसे विज्ञानों का भी उद्भव हुआ। यह दर्शाता है कि भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से उन्नत रहा है। समय के पहिए घूमते रहे और हम पहुंचते हैं महाजनपद काल में, जहां भारत में 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य उभरकर सामने आए। यह काल था राजनीतिक उथल पुथल का, जहां गणराज्य और राजशाही दोनों का अस्तित्व था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया। इस काल में चाणक्य जैसे महान विद्वान और नीतिज्ञ भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया। महाजनपद काल हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाता है जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर था। महाजनपद काल के बाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड्डा, मौर्य साम्राज्य का। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था और इसकी स्थापना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। यह पहली बार था जब भारत का एक विशाल हिस्सा एक ही शासक के अधीन आया था। मौर्य साम्राज्य ने राजनीतिक एकता और प्रशासनिक कुशलता का एक नया मानदंड स्थापित किया। इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व और साहस से इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की नीतियों के बल पर नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की रणनीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने इस साम्राज्य को संभव बनाया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और मजबूत किया। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मौर्य वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था सम्राट अशोक। अशोक ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का रास्ता त्याग कर धम्म को अपनाया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और अहिंसा और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। अशोक का धम्म अपनाना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। मौर्य साम्राज्य के समय भारत में कला, वास्तुकला और साहित्य का भी विकास हुआ। इस काल में भारतीय संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सांची और सारनाथ के स्तूप मौर्य वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन स्तूपों ने भारतीय वास्तुकला को एक नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल था। इस काल ने भारत को एक नई पहचान दी
और इसकी विरासत आज भी जीवित है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, लेकिन चौथी शताब्दी ईस्वी में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इस वंश को वास्तविक महत्व चंद्रगुप्त प्रथम ने दिलाया। उनके बाद आने वाले शासकों समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, कला, साहित्य और गणित में अद्वितीय उन्नति हुई। आर्यभट्ट जैसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली की अनमोल देन दी। अजंता और एलोरा की गुफाएं इस काल की शानदार वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यह समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। यह वह समय था जब भारत पर मध्य एशिया से मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण शुरू हुए। इन आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जिसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और इसके बाद महमूद गजनवी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यह सल्तनत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह सल्तनत कई वंशों ने शासन किया, जिनमें गुलाम वंश, जो अपनी स्थापत्य कला और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख थे। इन वंशों ने भारतीय इतिहास में अपनी अलग अलग छाप छोड़ी और लोदी वंश प्रमुख थे। इन वंशों के शासनकाल में भारतीय समाज और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस दौरान भारतीय संस्कृति पर भी काफी प्रभाव पड़ा। भारतीय और फारसी संस्कृतियों का मिलन हुआ, जिससे एक नई सांस्कृतिक धारा का उदय हुआ। फारसी भाषा का प्रभाव बढ़ा और यह प्रशासनिक और साहित्यिक भाषा बन गई, और उर्दू भाषा का विकास हुआ। संगीत, नृत्य और पोशाक में भी नए प्रयोग हुए, जो भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाते गए। नृत्य और पोशाक में भी नए प्रयोग हुए। इस काल में भारतीय कला और संस्कृति ने नए आयाम प्राप्त किए। यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने भारतीय समाज और संस्कृति को एक नई दिशा दी। मुगल साम्राज्य शानो शौकत और कला का संगम 1526 में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसने भारत के इतिहास को एक नया मौढ़ दिया। मुगल साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के बाद उसके पोते अकबर ने इस साम्राज्य को अपने शासनकाल में चरम सीमा तक पहुंचाया। अकबर एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इस दौरान कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत अपने चरम पर पहुंचे। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक स्वर्णिम युग का अंत। यह वह समय था जब भारत ने अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त होते देखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से राजनीतिक शून्यता का माहौल बन गया। इस शून्यता ने विदेशी शक्तियों को भारत में अपने पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। इसका फायदा उठाया यूरोपीय शक्तियों ने, जो व्यापार के बहाने भारत आई थीं। इन शक्तियों ने धीरे धीरे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इनमें सबसे ज्यादा सफल रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ संधियां की। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गई। इन युद्धों ने कंपनी को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया। कंपनी ने अपनी चालाकी और कूटनीति से भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। 1857 के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया।
इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ब्रिटिश शासन ने भारत का आर्थिक शोषण किया और यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचाया। भारतीय समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश शासन ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, रेलवे, डाकतार और अन्य सुधार भी लागू किए। इन सुधारों ने भारत के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन और स्वतंत्रता, एक नई सुबह की किरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश शासन को ललकारा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन यह आजादी एक दर्दनाक विभाजन के साथ आई। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। देश ने गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने तरक्की की राह पर चलना जारी रखा और आज वह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अखंड भारत एक सपना, एक विचार। अखंड भारत का विचार आज भी कई लोगों के मन में जिंदा है। यह विचार उस समय की याद दिलाता है जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ी डिडोसी देश एक ही राष्ट्र का हिस्सा थे। यह विचार हमें एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानव जाति के सदस्य हैं और हमें अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने अतीत से सीख लें और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो शांति, समृद्धि और सद्भाव से भरा हो। अलविदा यात्रा का अंत, ज्ञान का आरंभ। तो दोस्तों, ये थी हमारी अखंड भारत की यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। तो आइए हम सभी मिलकर प्रण करें कि हम अपने देश और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद।